ये कहानी भीमकपुर गांव की है, जहाँ के राजा को एक सुंदर सी बेटी होती है। राजा खुश होकर सारे राज्य में समारोह का ऐलान करता है। राज्य के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नई राजकुमारी के आने की खुशी में दिए जलाते हैं। राजा उसके बाद एक बहुत ही बड़े विद्वान मुनि को बुलाता है और अपनी बेटी की भविष्यवाणी उस मुनि से पूछते हैं। मुनि बड़े ही ध्यान से उस बच्ची की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें घबराहट से बड़ी हो जाती हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पूरा दरबार और राजा ये सुनकर घबरा जाते हैं और तुरंत पूछते हैं, क्या हुआ मुनि जी, बताएं, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने भविष्य देखा और शायद आपको ये सुन दुख होगा, पर भविष्य में आपकी एक सुंदर सी कन्या की मृत्यु हो जाएगी, वो भी एक सांप के काटने पर। क्या ये सत्य है? आखिर क्यों? हर चीज का उत्तर मिले यह जरूरी नहीं, और हाँ, इसे रोकने का उपाय जरूर सोच सकते हैं। आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं कुछ सामग्री बता रहा हूँ, वह ले आइए और एक बड़ा सा अग्निकुंड हवन के लिए तैयार कीजिए। मुनि के ये कहने पर तुरंत सारे सिपाही काम पर लग जाते हैं और फिर सब लोग शाम को महल के बाहर अग्निकुंड के पास इकट्ठे होते हैं। मुनि वहां आकर सारी सामग्री देखता है और उस कुंड में सिपाहियों से कह चंदन की लकड़ियां और सूखा भूसा डलवा देते हैं और फिर उसमें कपूर डाल आग लगा लेते हैं। आग की लपटें जोरों से उठने लगती हैं और फिर मुनि कुंड के सामने जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक भीड़ में चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। देखते ही वहाँ उनको कुछ सांप दिखाई देते हैं जो कुंड की ओर लोगों के झुंड के बीच में से होते हुए आ रहे होते हैं और धीरे धीरे सांपों की संख्या बढ़ने लगती है और सारे सांप उस कुंड में खुद को भस्म कर लेते हैं और यज्ञ सफल हो जाता है। राजा काफी खुश होते हैं और उसी कुंड के पास एक नाग देवता का मंदिर मुनि के कहने पर बनवा देते हैं। अब आप फिक्र न करें, आपकी बेटी सुरक्षित है। और फिर मुनि वहाँ से चले जाते हैं। कई सालों बाद राजकुमारी एकदम जवान और खूबसूरत हो जाती है और फिर वो अपने पिता के साथ पूरे राज्य में घूमने जाया करती थी। एक दिन राजकुमारी अपने पिता के साथ जब राज्य में बने बाजार में घूम रही होती हैं, तभी उन्हें अचानक एक नौजवान सपेरा वहाँ दिखाई देता है जो कि सांपों को अपने सर पर बिठाकर उनसे खेल रहा होता है। राजकुमारी तुरंत वहाँ पहुँचती हैं और उन सबको उस सपेरे के सिर पर फन फैलाए झूम रहा देखती हैं। तुम्हें डर नहीं लगता इससे? कभी इसने तुम्हें काट लिया तो? आप फिक्र न करिए राजकुमारी जी, यह मेरा बचपन से काम का हिस्सा है और मैं इन्हीं के बीच पला बड़ा हूँ, तो अब आदत सी हो गई है। वाह, हमने तुम जैसा अच्छा और बहादुर नौजवान कभी नहीं देखा जिसे सांपों से इतना प्रेम हो। सपेरा राजकुमारी की बात सुन बहुत खुश हो जाता है और राजकुमारी की सुंदरता देख उसका मन मोह जाता है। तभी राजा वहां पहुंचते हैं और अपनी बेटी का खुश चेहरा देख उस सपेरे को 3 सोने के सिक्के देते हैं और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग राज्य पहुंचते हैं, मंत्री भागे भागे राजा के पास पहुंचता है और राजा को बताता है, महाराज माफ करें, पर यह बात बहुत ही जरूरी है। कल रात जंगलों की सैर करते समय हमारे कुछ सिपाहियों ने कुछ देखा और वे काफी डर गए। एक विशाल सा बड़ा सांप जिसके सर पर चमकती हरी रंग की नागमणि है और वो काफी जहरीला भी साबित हो सकता है। राजा ये सुन काफी गहरे चिंतन में पड़ जाता है और फिर उसे एक सुझाव सूझता है। वो तुरंत ही राज्य के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और वहाँ पड़ी सभा में ऐलान करता है, हमारे राज्य के जंगलों में एक बड़ा ही शक्तिशाली नाग है जिसके माथे पर एक हरी रंग की नागमणि है। जो कोई भी उस सांप को मार वह मणि मेरे हाथ में लाकर देगा,
मेरी बेटी का विवाह उसी से होगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। सपेरा ये सब वहीं खड़ा सुन रहा होता है। तब एक तरफ वो भी खुश होता है और दुखी भी, क्योंकि उसे सांपों से बड़ा प्यार होता है। उसी रात वो सपेरा जंगलों की ओर निकल पड़ता है और जंगल पहुंचकर वो देखता है कि और भी सिपाही उस सांप को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है जो एक बड़े से मिट्टी के बने बिल पर लकड़ी से मार रहा होता है। तभी अचानक अंदर से कुछ हिलने की आवाज आती है। वो सिपाही तुरंत ही लकड़ी में आग जलाकर उस बिल में डाल देता है और तभी वो विशाल सांप बाहर निकल जाता है और तुरंत ही बाकी के सिपाही उस पर जाल डाल देते हैं और लाठियों से उस सांप को मारने लगते हैं। तभी सपेरा एक पेड़ से ऐसी पत्तियां तोड़ कर लाता है जिसे जलाकर डालने पर वहां हो रहे धुएं से सारे सिपाही बेहोश हो जाते हैं और वो तुरंत उस नाग को जाल से बाहर निकाल उसको उसकी कमर में बंधे हुए छोटे से दूध के थैले से दूध पिलाता है। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। ये सुन सपेरा बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी सांप को बोलते हुए नहीं सुना था। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, वह लोग तुम्हें मार देंगे। जल्दी से निकल जाओ, इससे पहले कि वह सिपाही को होश आ जाए। तुरंत वो सांप वहाँ से चला जाता है और सीधा महल की ओर जा महल के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर वहाँ रखी एक फल की टोकरी के सामने छोटा सा कीड़ा जितना लंबा रूप धारण कर सेब में घुस जाता है और वो सेवक उस फल की टोकरी को लेकर राजा और राजकुमारी के पास रख देते हैं। जैसे ही राजकुमारी वो सेब उठाकर उसे खाती है, वो सांप तुरंत उन्हें डस लेता है और राजकुमारी नीचे गिर जाती हैं और उनकी सांसें फूलने लगती हैं। राजा ये देखकर घबरा जाता है। अरे कोई तो बचाओ मेरी बेटी को। मंत्री जी, वेद जी, कोई तो। ये विधान को कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। तभी उसकी नजर सपेरे पर पड़ती है। मैं राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ नाग देवता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इससे प्रेम करते हो, पर तुमने मेरी जान बचाई है। ना चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद और साफ दिल से मुंह नहीं फेर सकता। एक काम करो, ये नागमणि मेरे सर से निकाल कर राजकुमारी के सर पर रख दो और इस मणि को तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि ये मेरी जान है। मणि निकालते ही सांप का दम टूट जाता है और वो मणि राजकुमारी के सर पर रखते ही राजकुमारी को होश आ जाता है। महाराज उस नाग का दहन करते हैं और नाग देवता के मंदिर में उस सांप की एक मूर्ति स्थापित करते हैं और अपनी बेटी का विवाह उस सपेरे से कर देते हैं और वो सब फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई जड़ी बूटी। ये कहानी हरि दयापुर की राजकुमारी की है, जो अपने साहस और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। राज्य में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन अचानक महाराजा की तबीयत खराब हो गई और वैद्य जी ने राजकुमारी को तुरंत ही उनके पिताजी के पास बुलवा लिया। राजकुमारी वहां पहुंचते ही अपने पिताजी की हालत देख घबरा गई और वैद्य जी से पूछा, अरे वैद्य जी, मेरे पिताजी को ये क्या हुआ? ये बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं रहे हैं? माफ करना राजकुमारी जी, पर आपके पिता जो कि हमारे महाराज हैं, उन्हें लकवे का दौरा पड़ा है। ढलती उम्र के साथ इनका शरीर अब इनका साथ नहीं देगा और ये पहले की तरह चल फिर नहीं सकेंगे और न ही अब ये कुछ बोल सकेंगे। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, पिताजी को हम कुछ नहीं होने देंगे।
आप तो इतने पुराने वेदों का ज्ञान रखते हैं, आपके पास जरूर कुछ हल तो होगा ही। मुझे बताइए ना वैद्य जी। हाल तो है, पर शायद उसे पाना संभव ना हो। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्यापुर से 1 दिन और 1 रात दूर घने कातिलधाम के जंगलों में एक विशेष सा चमकते पानी से भरा एक झरना बहता है। उस ही झरने के नीचे तुम्हें एक जड़ी बूटी मिलेगी जिस पर बैंगनी रंग के बड़े फूल होंगे। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उससे महाराज की जान बचा सकते हैं। राजकुमारी तुरंत ही राज्य से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलती हैं और काठिल धाम के जंगलों की ओर बढ़ती हैं। पूरे दिन घुड़सवारी के बाद दिन ढल जाता है, पर राजकुमारी रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचती और सीधा घने जंगलों के भीतर चली जाती हैं। और एक बुरी परी उससे उसके श्रापित जंगल में आता देखती है और कहती है, बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजकुमारी घोड़े पर सवार ही अचानक से गायब हो जाती है और खुद को एक बंद कोठरी में पाती है जहां वो बुरी परी उसे बाहर दिखाई देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे ये पता भी है ये जंगल मेरा है और यहाँ पर सब मेरे ही शिकार बनते हैं। बड़े दिन हो गए, डर के यहाँ कोई आता भी नहीं। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है, पर उसके निकलते ही अचानक वहाँ एक आदमी आता है जिसे देख राजकुमारी चौंक जाती है और वो सीधा आग कोठरी का ताला तोड़ देता है और कहता है, इससे पहले कि वो यहाँ आए आप मेरे साथ भाग चलिए, अभी कुछ भी पूछने या बताने का समय नहीं है। राजकुमारी को व्यक्ति भरोसेमंद लगता है और वो तुरंत उसके साथ खंडहर से बाहर निकल घोड़े पर सवार हो भाग जाती है। काफी दूर जंगलों को पार करने के बाद वो राहत की सांस लेते हैं और एक जगह रुकते हैं। माफ कीजिए, पर आपको कैसे पता कि मैं वहाँ कैद थी? राजकुमारी, दरअसल मैं इन जंगलों में काफी समय से रह रहा हूँ और मेरा सामना कई बार बुरी परी से हो चुका है। मैंने आपको जिस तेजी से जंगलों में जाते हुए देखा, मुझे लगा कि आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और वहाँ पर पहुँच गया। धन्यवाद राजकुमार, पर अब हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम? भला आप जैसी खूबसूरत राजकुमारी को इन डरावने जंगलों में क्या काम हो सकता है? मुझे उस जड़ी बूटी की तलाश है जो चमकते पानी के झरने के नीचे पाई जाती है। जादुई जड़ी बूटी? तब तो जरूर किसी की जान खतरे में होगी। हाँ मेरे पिताजी, पर तुम उस जड़ी बूटी के बारे में कैसे जानते हो? मेरे पिताजी आलोकगढ़ के महाराज भी जब बीमार पड़े थे तो वैद्य जी ने वही जड़ी बूटी मुझसे मंगवाई थी और यहाँ तक कि मैंने जड़ी बूटी ले भी ली थी। पर राज्य की ओर जाते हुए रास्ते में मुझे पता चला कि मेरे लालची भाइयों ने राज्य पर कब्जा करने के लिए मेरे पिताजी को मार दिया और राज्य पाट अपने कब्जे में लेकर मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। तभी से मैं इस जंगल में ही फंसा हूँ और हमेशा यहीं भटकता रहता हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस झरने तक ले जाऊंगा। और वैसे भी पिता की जान तो नहीं बचा पाया, पर अपने धर्म अनुसार मैं तुम्हारे पिता की जान बचाना चाहता हूँ। ये सुन राजकुमारी काफी भावुक हो उठी और मन ही मन खुश हो गई क्योंकि उन्होंने ऐसा बलवान और दयालु राजकुमार पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे दोनों साथ ही में झरने की ओर बढ़े और राजकुमारी चमकते झरने को देख बड़ी खुश हुई और झरने के नीचे उसे वो बैंगनी रंग का फूल दिखाई दिया। तुरंत राजकुमारी ने उन्हें तोड़ा और फिर उसी राजकुमार के साथ अपने राज्य पहुंची और फिर तुरंत ही वैद्य जी ने उन फूलों को कूटकर एक रस बनाकर महाराजा को पिला दिया और उन्हें होश आ गया और वो ठीक हो गए। राजकुमारी ने महाराजा को पूरी बात बताई, कैसे राजकुमार ने उसकी मदद की और ये सब सुन महाराजा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार की बहादुरी और दरियादिली देखकर राजकुमार को राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए राजकुमार ने हामी भर दी और वो खुश रहे।